अगर खान का फोटो लगा के हमें लोकप्रिय होना हो तो मैं नरेंद्र मोदी का फोटो लगा कर आलोचना क्यों ना करूं कि उससे मैं डबल लोकप्रिय हो जाऊं, क्योंकि खान नरेंद्र मोदी इतना तो लोकप्रिय नहीं है। कि यदि अवध ओझा, विकास दिव्य कीर्ति और खान जो है ये समझता है कि उसका फोटो लगा करके अगर कोई आदमी वीडियो बना रहा है तो लोकप्रिय होने के बना रहा है, तो उसकी गलत फहमी है। मैं राहुल गांधी का फोटो लगा के उसकी आलोचना करके क्यों ना लोकप्रिय हो जाऊं, मैं अरविंद केजरीवाल का फोटो लगा के उसकी आलोचना करके क्यों ना लोकप्रिय हो जाऊं। आखिर आप तीनों को जानता कौन है इस फील्ड के अलावा? अगर मुझे ज्यादा लोगों में पहुंचना है तो आपका फोटो लगा करके क्या करेंगे? होनहार छात्र जो जिगर के टुकड़े हैं हमारे, आज मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि आप जरा शंकर के माया जाल से बाहर निकलिए और माया जाल से बाहर निकल करके और आप इन चीजों को पहचानने का प्रयास करिए। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप अगर इतना वीडियो देख लिए होंगे तटस्थ हो करके तो आपको समझ में आ गया होगा कि खान सर को संविधान की जानकारी नहीं है। आपको खान सर, इसका मतलब ये है कि बीपी सिंह की सरकार 89 में कैसे बनी थी आपको नहीं पता है। और कैसे पता होगा? शायद आप उसमें 1 साल के या 2 साल के होंगे, जन्मों नहीं हुआ होगा, और क्या, या नहीं तो कहीं दौड़ रहे होंगे 5-6 साल का होके। आपको देवगौड़ा की सरकार नहीं मालूम है, आपको इंद्र कुमार गुजराल की सरकार नहीं मालूम है। और इस घटना में वाजपेयी जी के द्वारा जो 13 दिन का सरकार बनाया गया था, तो उसमें जो शंकर दयाल शर्मा जी बुलाए थे, आप उस चीजों को नहीं देखे। योग्यता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को आईएएस गुरु तोमर सर पर रजनीश सिंह तोमर का हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते समय हमारे अंदर सबसे पहले जागरूकता होना चाहिए, और उसी जागरूकता को लाने के लिए हमने आईएएस गुरु तोमर सर का यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें पढ़ाई भी हो रहा है और साथ में जो शिक्षक बच्चों को गलत ज्ञान दे रहे हैं उस पर मैं बच्चों को अवेयर भी कर रहा हूं। तो मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें खान सर पटना में बच्चों को संविधान पढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या है कि खान सर को नहीं है संविधान का ज्ञान, अब बच्चों को दे रहे हैं झूठा ज्ञान। ये हमने मूल संविधान को रखा है और उसके प्रियम्बल को, क्योंकि इसमें 42वां संशोधन वाला कोई बात लिखा हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल संविधान का जो प्रियम्बल था। दोस्तों, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि राजेंद्र नगर की घटना के बाद लोग केवल बेसमेंट में क्लास ना चले या एक बैच में कितने बच्चे हों, बस इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं उससे बड़े व्यापक दृष्टिकोण की चर्चा कर रहा हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल। इसमें एक ऐसे आयोग की स्थापना की जाए जो अगर इस प्रकार के टीचर गलत पढ़ाते हैं तो उनको उस परीक्षा का क्लास लेने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। मैं यहाँ तक की CIRB की बात कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिससे कि आपको पता चल जाए। सबसे पहले तो इस वीडियो का हेडिंग देखिए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की पूरी कहानी। आप संविधान पढ़ाने आए हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए को पढ़ाने आए हैं? इसी वीडियो में ये मैं आपको पहले दिखा दूं कि इसी वीडियो में ये देखिए, पहले तो आप जानते ही हैं कि ऐड आएगा। इसी वीडियो में खान सर
अपने क्लास को सबके सामने जो है हाईलाइट किए हैं कि देखो मैं इतना अच्छा तरीक़ा से इसको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जस्ट ये जब शुरू होगा तब मैं आपको दिखाता हूँ। आजकल यूट्यूब वाला भी जो है वो प्रचारे पुतर गया है, वो भी जो है यही काम कर रहा है कि जो वीडियो जितना में जाएगा उसको उतना वहाँ से पैसा वसूल लेना है। तो ये देखिए, ये खान सर ये पढ़ा रहे हैं विवेकाधिकार शक्ति, और 1.23 M लोगों ने देखा, लेकिन एक भी लोग खान सर को ये सलाह नहीं दे पाए कि आप अभी संविधान में बच्चे ही नहीं कच्चे भी हैं, आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। तो अब आइए दोस्तों, मैं वॉइस के साथ आपको दिखाऊं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब ये वीडियो का मैं वो पार्ट दिखाऊंगा कि देखिए कहाँ कहाँ वो गलत बोले हैं। तो पहले आप खान सर के इस वीडियो को देखिए और फिर मैं बात करूंगा। अमूमन राष्ट्रपति को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कौन लगाता है? मंत्रिमंडल। आइए दोस्तों, उन्होंने जो कहा पहले उसको देखिए, क्या कहा उन्होंने। आप याद करिए, उन्होंने इस वीडियो में यही वर्ड यूज किया है, थोड़े बहुत सेंटेंस हो सकते हैं लेकिन भाव कि अमूमन राष्ट्रपति को अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कौन लगाता है? मंत्रिमंडल। फिर मैं दोहरा रहा हूं, अमूमन राष्ट्रपति को अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कौन लगाता है? मंत्रिमंडल। ये खान सर कह रहे हैं और आप सुन चुके हैं। अब मैं जरा बाबा साहब का संविधान आपको दिखाना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान में अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्रिमंडल नहीं होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसे सलाह के अनुसार करेगा। आप देख लीजिए कि परीक्षा में यदि प्रश्न आ गया कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए अनुच्छेद 74 के अनुसार कौन है, और ए में मंत्रिमंडल दे दे और बी में मंत्री परिषद दे दे, तो इनके इस वीडियो को जो 1.2 M लोग देखा है उस बच्चे का क्या हाल होगा, जरा सोचिएगा। दोस्तों, मैं यहां आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है। ये आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, जितने कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं वो सभी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। और जिस दिन मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है उस दिन यदि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का विषय हो तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होते हैं। और मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो कैबिनेट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, ये सब मिला करके बनते हैं मंत्री परिषद। अब जरा बताइए दोस्तों कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट के लोग बैठते हैं और अनुच्छेद 74 है, देखिए उसका हेडिंग भी हम रखे हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। आप स्वयं ओरिजिनल संविधान निकालिए और आर्टिकल 74 में जाइए और आप देखिए कि मंत्री परिषद है या मंत्रिमंडल। आप बताइए कि क्या इस जानकारी वाले व्यक्ति को, जिसको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर नहीं मालूम है, CIRB ला करके कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल ला करके क्यों नहीं कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति जो है संविधान नहीं पढ़ाएगा। आज दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि जो 3 बच्चों की असमय मौत हुई उस पर केवल बेसमेंट की ही चर्चा नहीं हो, हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना होगा कि इतना लोकप्रियता के बाद जो शिक्षक, जिसको कि M में लोग देखा, आप सोचिए देखने वाले लोग नहीं पकड़ पाए कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है।
अब आइए दोस्तों, मैं दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूं। तो अब आप जरा देखिए कि इसी वीडियो में खान सर दूसरा क्या कह रहे हैं। इस बार बताइए 2024 इलेक्शन में दो धारा था। एक था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, एक था इंडिया। तो आपने दोस्तों वीडियो देख लिया। अब देखिए खान सर ये क्या कह रहे हैं। 2024 इलेक्शन में दो धड़ा था। नेशनल डेमोक्रेटिव, मैं नहीं इंटरप्रेट कर रहा हूं, आप फिर से इस वीडियो को पीछे जाके सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, अलायंस, और दूसरा था इंडिया। क्या दोस्तों एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिव अलायंस है या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है? और खान सर जब क्लास में गए तो इस तैयारी के साथ क्यों नहीं गए कि हमें अगर इंडिया बताना है तो उसका भी फुल फॉर्म क्लास में तैयारी करने वाले लड़के को बताना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस होता है। मैं यहां फिर जोड़ रहा हूं दोस्तों कि आप स्वयं जो है इस मुद्दे के लिए तैयार होइए और हमें समर्थन दीजिए कि इस प्रकार के शिक्षक को संविधान पढ़ाने नहीं दिया जाना चाहिए। अगर एक केंद्रीय कोचिंग संस्थान आयोग होगा तो उस आयोग में आप इस बात की शिकायत कर पाएंगे। अभी आप इस मुद्दे पर कहां शिकायत करेंगे। अब आइए दोस्तों, खान सर का ये वीडियो देखिए और उस वीडियो में देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं अपनी बात करूंगा। अब बताइए इनका चाहिए कितना? 273 सरकार बनाने के लिए 273, मतलब टोटल लोकसभा का 50%, 272 या 273, 72 दशमलव समथिंग, यानी 273। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया। खान सर कह रहे हैं सरकार बनाने के लिए 273, मतलब टोटल लोकसभा का 50%। अब फिर वो खुद कंफ्यूज हैं, बोल रहे हैं कि 272 या 273। क्या खान सर इस बात को नहीं जानते हैं कि अब लोकसभा में जब दो एंग्लो इंडियन सदस्य के नॉमिनेशन वाला बात हट गया तो लोकसभा में 543 ही सदस्य बचे, तो 272 ही चाहिए, 73 नहीं चाहिए। अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूं तो आप दोस्तों एक बार देख लीजिए कि बाबा साहब के संविधान में लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 81 में लिखा है कि 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा निम्न से बनेगा। राज्य में 530 से ज्यादा सदस्य नहीं और संघ राज्य में 20 से ज्यादा नहीं, यानी अधिकतम 550। और जब एंग्लो इंडियन को मौका था जिस समय तक, तब तक 552 अधिकतम सदस्य होंगे। फिर देखिए दोस्तों क्या लिखा है, 311 कहता है कि राष्ट्रपति की राय में अगर एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको निर्देशित किया जाएगा। लेकिन 104वां संशोधन के बाद दो एंग्लो इंडियन सदस्य के नॉमिनेशन को खत्म कर दिया गया है, तो अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 होंगे। अब आइए दोस्तों, गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम जो 1987 था उसमें किया गया था 552, और अभी लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या 543 है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 530 जो है राज्य से और 13 संघ राज्यों से। अब दोस्तों जरा ये बताइए, खान सर खुद कह रहे हैं कि आधा, टोटल का आधा, तो आप ये बताइए कि अगर 543 का आधा बनाना है तो ये तो गणित का सवाल है कि 2 दूना 4, 1 2 सती 14, 3 2 का 2, अब 271.5 हो गया, यानी 272। अब 273 नहीं चाहिए बहुमत के लिए, क्योंकि अब लोकसभा में सीटों की संख्या 543 हो गई। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि आप बताइए कि अगर हमारे पास कोई कमीशन हो
तो हम लोग वहां जाकर के ये बात रख सकते हैं कि देखिए, इस सदस्य को भारतीय राज व्यवस्था नहीं आता है, संविधान की जानकारी नहीं है और ये संविधान पढ़ा रहा है, तो ऐसे टीचर को रेगुलेट कर देगा CIRB और कहेगा कि बिल्कुल आप ये नहीं पढ़ाएंगे। अब दोस्तों देखिए कि खान सर ने अगले वीडियो में क्या कहा है। अब राष्ट्रपति के पास समस्या अटक गया कि भाई हमको तो चाहिए 273, इधर तो किसी का नहीं है, लेकिन फिर इसमें गठबंधन की सरकार आ गई। समझ में कि नहीं गया, चंद्रबाबू नायडू आ गए, 12 गो, कितना 18 गो है, 16 गो, कितना है 16 गो, चंद्रबाबू नायडू 16, नीतीश कुमार 12, लोक जनशक्ति 5, बहुत सारी पार्टियां इसमें हैं, टोटल मिला के इसमें 292 है, इसमें टोटल एनडीए में मिला के। तो बताइए चाहिए कितना, आज जोड़ घाट करके मिला दिया गया। अरे बहुत सारी पार्टियां मिलके वो होंगे, कुछ बाहर से समर्थन दिए होंगे, निर्दलीय वगैरह। तो बताइए अभी सरकार बीजेपी की है कि एनडीए की। अब राष्ट्रपति के पास दो रास्ते थे, या तो एनडीए के गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी को कहते कि तुमको मौका देते हैं, तुम बहुमत सिद्ध करके दिखाओ, या तो इंडिया अलायंस के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को कहते कि तुम्हें मौका देते हैं, तुम 273 सिद्ध करके दिखाओ। तो जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसी कंडीशन में राष्ट्रपति किसका प्रयोग करते हैं, बुद्धि का। किसका प्रयोग करेंगे, बुद्धि। इसे कहते हैं लोकसभा का त्रिशंकु होना। क्या कहेंगे, लोकसभा का त्रिशंकु होना। तो लोकसभा इस बार भी त्रिशंकु था कि नहीं, किसी को बहुमत ही नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया और उन्हें लग गया। इतने दिन से राजनीति में जो रहता है नहीं लगता है कि कौन गठबंधन कर सकता है। अब भाई जब दोनों को मौका मिलेगा तो ये लोग ज्यादा ना दिमाग लगाने वाला है। नहीं समझ में आया। और बड़ी पार्टी भी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, धनवान पार्टी भी है, मतलब बहुत हजारों करोड़ के पास फंड है, मशीनरीज है, सोशल मीडिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पकड़ है, हाँ बिस्कन्या तो सरकार ने मौका दिया और बीजेपी गई और अपने सहयोगियों को ले गई और 273 सिद्ध कर दी। दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि त्रिशंकु सरकार की स्थिति में राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार है, यही बता रहे हैं खान सर। लेकिन उस विवेकाधिकार में खान सर क्या बता रहे हैं कि 240 होते हुए राष्ट्रपति ने बीजेपी को क्यों बुलाया। तो इतने दिन से जो राजनीति में रहता है उसको पता होता है कौन जुगाड़ लेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, धनवान पार्टी है, हजारों करोड़ की पार्टी है, पकड़ है। ये कहीं संविधान में चलता है ये सब बात। आप क्या बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं भाई। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न परिस्थिति में राष्ट्रपति विवेकी शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जब लोकसभा में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं हो, दल या दलीय गठबंधन, तो यहां तो गठबंधन को 292 आ चुका है और वह चुनाव पूर्व गठबंधन है, तो फिर राष्ट्रपति किसको बुलाएगा। जब गठबंधन को ही पूर्ण बहुमत आ गया तो इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है, धनवान पार्टी है, पकड़ है, इसका कहां पर बात आ गया भाई। अब आइए क्या कहता है। 1979 में खान सर आपको ये बताना चाहिए था, नीलम संजीव रेड्डी ने विवेकी शक्ति के आधार पर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ना कि नरेंद्र मोदी को। आप जरा सोचिए दोस्तों, मैं जानता हूं आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, आपको ये लगता होगा कि हम फेमस होने के लिए हो रहे हैं। ऐसा सब अर्धज्ञानी के लिए फेमस होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने जागरूकता कार्यक्रम के तहत नाम लेकर के मैं कह रहा हूं कि छात्र हित में जागरूकता कार्यक्रम के तहत क्या कहते हैं खान सर, अवध ओझा और विकास दिव्यकृति ने जो छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है, तो मैं पैरेलल इन तीनों के खिलाफ खड़ा हूं और मैं छात्रों को जागरूक कर रहा हूं। अब आइए
क्या कहता है, जब बहुमत प्राप्त दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता नहीं हो तब राष्ट्रपति जो है विवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री की अगर अचानक मृत्यु हो जाए और उत्तराधिकारी नहीं हो, जैसे 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के समय राजीव हत्या के बाद राजीव गांधी को कोई निश्चित उत्तराधिकारी के अभाव में विवेकी शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसमें विवेकी शक्ति आप पढ़ा रहे थे तो आपको उदाहरण अच्छा वाला देना चाहिए था, आप उदाहरण गलत कोट कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दिया हो और प्रधानमंत्री को कहे कि अगला चुनाव तक आप प्रधानमंत्री रहिए और लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। खान सर, मैं फिर आपको संबोधित कर रहा हूं कि बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं यूट्यूब से करोड़ों रुपया कमाने के लिए। आप बार बार यही कह रहे हैं कि हम 600 में दरोगा बनाते हैं, हम 200 में दरोगा बनाते हैं, लेकिन आप YouTube से उन्हीं बच्चों से व्यूअरशिप लेकर के करोड़ों कमाते हैं। तो कम से कम इन्फॉर्मेशन तो सही दीजिए। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। दरअसल खान सर को जब राष्ट्रपति का विवेकाधिकार पढ़ाना था तो उनको पहले ये बताना चाहिए था कि कोई भी चुनाव हो 4 स्थिति हो सकता है। कोई दल अकेले ही 272 सीट पाले, जो कि इस बार नरेंद्र मोदी को नहीं मिला। चुनाव पूर्व गठबंधन बहुमत हासिल कर ले। अब खान सर आप ये बताइए कि 240 प्लस चंद्रबाबू नायडू 16, आपको याद नहीं था, लड़का से पूछ रहे थे, 12 जो है जेडीयू और 5 लोक जनशक्ति पार्टी, तो 12 5 17 और 16 33 होता है। इतने में 273 हो गया और एगो हम पार्टी 274 हो गया। तो बाकी और पार्टी समर्थन करे या नहीं करे, चुनाव पूर्व गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया। अब राष्ट्रपति विवेकी शक्ति नहीं लगा सकता है। अब राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना पड़ेगा। आपने बच्चों को गलत ज्ञान दिया है खान जी। आप केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए उलूल जुलूल हरकत करते हैं क्लास में, ये ठीक बात नहीं है। आप जो है जिस तरीके से बच्चों को गलत ज्ञान दे रहे हैं, आप किस प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी खड़ा करने जा रहे हैं, आप ये बताइए। अब आइए, चुनाव पूर्व गठबंधन जब होगा तो 2 चीज होगा। इन दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति दल या दल समूह को बुलाने के लिए बाध्य होंगे। माने अगर अकेला पार्टी को 272 आ गया, जैसे पिछली बार बीजेपी को आ गया था, तो उस दल को बुलाने के लिए बाध्य होगा। और इस बार दल को नहीं आया, चुनाव के पूर्व दलों के समूह को अगर आ गया तो राष्ट्रपति उसको बुलाने के लिए बाध्य होगा। क्या पढ़ा रहे हैं जरा ये बताइए। 4 जून के बाद का ये लेक्चर है आपका, आपको YouTube में पढ़ाते हुए 4 साल हो गया। 4-5 साल में इसका मतलब कि आप किताब खोल के नहीं पढ़ते हैं। मैं खान जी आपको एक बार फिर से कह रहा हूं और विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि आपको रात में किताब खोलना चाहिए ऑथेंटिक, और उसमें बैठ के पढ़िए। आपने बाबा साहब अम्बेडकर के स्पीच को सुनिए, आप लोकसभा की कार्रवाई को देखिए, तब जाकर के आप जो है सही चीज़ पढ़ा पाएंगे। और नहीं तो आप बच्चों को ऐसे ही आधा ज्ञान देते रहेंगे, और बच्चे तो बेचारे बच्चे हैं, उनको क्या पता चलेगा। अब आइए, कहता है आगे, फिर सुनिएगा। ये तो हो गया नतीजा, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है सो सुनिएगा। सरकारिया आयोग का रिपोर्ट आपको नहीं पता है। सरकारिया आयोग कहता है कि अगर किसी दल या दल के समूह को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति को विवेकाधिकार है, लेकिन इस क्रम को चुनना चाहिए। यहां विवेकाधिकार है, लेकिन क्रम, ऐसा गठबंधन जो चुनाव के पूर्व बना हो और उसको सबसे ज्यादा आ गया हो।
यानी 273 तो नहीं आया। अगर किसी गठबंधन को 273 आ गया तब तो राष्ट्रपति उसी को बुलाने के लिए बाध्य है। जैसे इस बार एनडीए को 293 आ गया तो उसको बुलाने के लिए बाध्य है। लेकिन ऐसा हो कि दोनों गठबंधन में किसी को बहुमत नहीं आया हो, तब जिस गठबंधन का संख्या सबसे ज्यादा हो उसको बुलाएगा। खान जी, आप बिहार पटना में पढ़ाते हैं रह करके, अब मैं भी ठेठ बिहारी हूं, बिहार का ही रहने वाला हूं। आपको ये उदाहरण नीतीश कुमार का देना चाहिए कि जब आरजेडी और बीजेपी दोनों के पास जो है 122 सीट नहीं है, तो नीतीश कुमार जिस गठबंधन पे में जुड़ता है उस गठबंधन को राज्यपाल को बुलाना पड़ जाता है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए ये नहीं हो पा रहा है, तब दूसरा विकल्प, जो सबसे बड़ी पार्टी है, अब यहां जो है ना, अगर बीजेपी का पूरा गठबंधन 240 पे रुक जाता और उसमें बीजेपी को 220 सीट आया होता तो बीजेपी को बुलाने वाला बात होता, और तब जो आप समझा रहे थे लड़के को वो सही होता कि तब बीजेपी को बुलाता। बड़ी पार्टी थी, पकड़ है, धनवान पार्टी है, ये सब तब आप कहते ना तो जो है ये बात सही होता है। तीसरा क्रम क्या है, अगर ये दोनों फेल हो गया तब चुनाव के बाद जो है गठबंधन जो बनेगा, जो नीतीश कुमार पलटते रहता है, उसको बुलाना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, पुंछी आयोग जो है सरकारिया आयोग के बाद बना था, उसने भी कहा कि क्रम कैसा, तो सब यही कह रहा है, पहला तो सब यही कह रहा है कि अगर चुनाव के पहले का गठबंधन 272 पार कर गया हो, जो इस बार नरेंद्र मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी का मतलब एनडीए को 272 से बहुत ज्यादा 293 आ गया, तो ये पुंछी आयोग नहीं लगेगा। पुंछी आयोग कहता है कि चुनाव पूर्व गठबंधन की संख्या जिसकी ज्यादा हो, वही सरकारी आयोग वाला बात। सबसे बड़ी पार्टी को अगर वह बहुमत का दावा कर रही हो, दूसरा चुनाव बाद गठबंधन अगर हो और वो सब मिल करके सरकार बनाने के लिए हों, और चुनाव के बाद दल के साथ जुड़ा तो तीसरा, और गठबंधन के साथ जुड़ा तो चौथा। आपको खान सर, इसका मतलब ये है कि बीपी सिंह की सरकार 89 में कैसे बनी थी आपको नहीं पता है। और कैसे पता होगा, शायद आप उसमें 1 साल के या 2 साल के होंगे, जन्मों नहीं हुआ होगा, और क्या, या नहीं तो कहीं दौड़ रहे होंगे 5-6 साल का होके। आपको देवगौड़ा की सरकार नहीं मालूम है, आपको इंद्र कुमार गुजराल की सरकार नहीं मालूम है, और इस घटना में वाजपेयी जी के द्वारा जो 13 दिन का सरकार बनाया गया था, तो उसमें जो शंकर दयाल शर्मा जी बुलाए थे, आप उस चीज़ों को नहीं देखे हैं। तो आज मैं अपने सभी तैयारी करने वाले होनहार छात्र जो जिगर के टुकड़े हैं हमारे, आज मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जरा शंकर के माया जाल से बाहर निकलिए, और माया जाल से बाहर निकल करके और आप इन चीज़ों को पहचानने का प्रयास करिए। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप अगर इतना वीडियो देख लिए होंगे तटस्थ हो करके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि खान सर को संविधान की जानकारी नहीं है। केवल बकैती करके जो है वो नए बच्चे आए होते हैं, बेचारे दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उनको बेचारे को अभी ठीक से संविधान पता नहीं है, उनके सामने इधर उधर की बात करके, और वो जो है केवल आपसे 199, 200 ये कम पैसा बोल करके और YouTube के माध्यम से एम में जो है व्यूअर बुला करके नोट छाप रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि कोई आदमी नोट छापे उससे क्या ईर्ष्या। खान सर कितना नोट छाप लेंगे, मुकेश अंबानी तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि क्या ईर्ष्या, ईर्ष्या करना ही होगा तो आदमी अडानी अंबानी से करेगा, खान से करके क्या करेगा। अरे क्या होगा, बहुत होगा तो 100 करोड़ का आदमी होगा, 200 का होगा, कहाँ अंबानी कहाँ ये।
तो मैं यही कहूँगा कि ना तो इसमें ईर्ष्या है। दूसरा, अगर खान का फोटो लगा के हमें लोकप्रिय होना हो तो मैं नरेंद्र मोदी का फोटो लगा कर आलोचना क्यों ना करूं कि उससे मैं डबल लोकप्रिय हो जाऊं, क्योंकि खान नरेंद्र मोदी इतना तो लोकप्रिय नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि यदि अवध ओझा, विकास दिव्यकीर्ति और खान जो है ये समझता है कि उसका फोटो लगा करके अगर कोई आदमी वीडियो बना रहा है तो लोकप्रिय होने के बना रहा है, तो उसकी गलतफहमी है। मैं राहुल गांधी का फोटो लगा के उसकी आलोचना करके क्यों ना लोकप्रिय हो जाऊं, मैं अरविंद केजरीवाल का फोटो लगा के उसकी आलोचना करके क्यों ना लोकप्रिय हो जाऊं। आखिर आप तीनों को जानता कौन है इस फील्ड के अलावा? अगर मुझे ज़्यादा लोगों में पहुंचना है तो आपका फोटो लगा करके क्या करेंगे? और अंत में आज मैं उन सारे यूट्यूबर को कहना चाहता हूं जिनको ये घमंड है कि मेरा फोटो लगा करके जो है आप फेमस होना चाहते हैं, तो इस संसार में अगर सबसे बड़ा और शक्तिमान आदमी हैं तो वो भगवान हैं। तो फिर भगवाने का फोटो लगा करके काहे न आदमी वीडियो बना करके लोकप्रिय हो जाए? सिर्फ आपकी कमियों को बताने के लिए किया गया है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि या तो CIRB आ जाए और ऐसे शिक्षकों को रेगुलेट कर ले, या खान सर, अवध ओझा और विकास दिव्यकीर्ति अपने चरित्र में सुधार लाए और घर से पढ़कर जाए और बच्चों के साथ कंटेंट पर बात करे, ना कि बकैती करे। नहीं तो चाहे जो कहना है अपने गुर्गों से लिखवा लो कमेंट में, लेकिन मैं तुम्हारी पोल खोलता रहूँगा और फेमस होने के लिए नहीं खोल रहा हूँ, मैं लोगों का आंख खोलने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत,